ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ, ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ 5 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵਿਦ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਔਰ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो उन्होंने ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੱਖਣਾ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਔਨ ਰਹੇਗਾ, 5 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ। तो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਨਰੀ ਲਾਅ। तो ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇ ਲਾਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ। तो इसमें ध्यान ਨਾਲ सुनना स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा अर्थ इन्होंने जो लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स रिक्वायरमेंट। सॉल्युबिलिटी एक रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मतलब सॉल्युबिलिटी एक रिक्वायरमेंट है जो हमें ये बताएगी कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है और तब तक करते रहना है जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड किसको बोल रहे हैं कि फर्दर एक समा आएगा ऐसा सॉल्यूट डिसॉल्व करते करते एक समा आएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो मतलब जो सॉल्यूट एक्स्ट्रा डालोगे सॉल्वेंट के अंदर वो नीचे बैठ जाएगा, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उस समय असी उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि अभी ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है। तो सोलुबिलिटी का अर्थ सिंपल सो यही है कि एक सॉल्यूट को लेना है जी कोई, और उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकता है। सॉल्यूट किसको बोलना है? सॉल्यूट दैट वन क्वांटिटी विच इज मिनिमम टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। जो थोड़ी क्वांटिटी है सॉल्यूशन बनाने ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਜੋ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो solubility of a substance is its required amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent to make a saturated solution at a specified temperature and pressure। तो मतलब असी solution बनाना है, saturated बनाना है, और तब तक सॉल्यूट उसमें मिक्स करते रहना है सॉल्वेंट के अंदर कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो नीचे बैठना शुरू ना हो जाए। दैट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। किन फैक्टर के जरिए असी सॉल्युबिलिटी को और डिटेल से समझ सकते हैं? तो दैट वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मींस टू से कि वो सॉल्यूट जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ठीक है ना। तो कैसा सॉल्यूट है बहुत डिपेंड करता है कि अगर देखो पाउडर फॉर्म में सॉल्यूट होगा तो किसी सॉल्वेंट के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा,
ठीक है ना। अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसको डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, और गैस है तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना तो वैसे मुश्किल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटेड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फैक्ट्री में ही होता है काम, ठीक है ना, ऐसे खुले में नेचर में नहीं हो सकता। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने डिसॉल्व करना है, वो कैसा होना चाहिए। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, मतलब जिसमें डिसॉल्व करना है सॉल्यूट को, वो पानी भी हो सकता है, कोई तेल भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का नेचर कोई लिक्विड, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है, ऐसे ही नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सभी के लिए बिल्कुल ट्रू वैल्यू नहीं है, सभी के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। किसी किसी जगह ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने ਨਾਲ सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर जो डिसोल्यूशन है या मिक्स होना है वो कम भी हो जाता है, ठीक है ना। आगे जाके देखेंगे ਅਸੀਂ कि टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ के अंदर ਜ਼ਿਆਦਾ डिसॉल्व हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ के अंदर ਘੱਟ डिसॉल्व भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਟ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਈਏ, गैसेस फॉर्म च लईए और उसनू असी किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, जैसे कोका कोला के अंदर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। गैस सोल्यूशन गैस जो है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रखी है, तो उस केस में असी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे को असी गर्म करांगा तो उसके अंदर की जो गैस है वो सारी निकल के बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। उसको इसलिए चिल्ड रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ठंडा ताकि जो सल्यूट गैस है वो सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व रहे। अगर असी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सारी के सारा जो सल्यूट गैस फॉर्म में है वो निकल जाएगा। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कभी कभी इंक्रीज करने से सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी होता है, तो इंक्रीज करने से सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी कम भी हो जाता है। अभी प्रेशर को डिस्कस कर रहे हो, तो जो प्रेशर है, प्रेशर का अर्थ है कि किसी को कंप्रेस करना। तो कंप्रेस करने कभी कभी कोई सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, जैसे गैस पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, तो उसको किसी मशीन के अंदर प्रेशराइज करना पड़ता है, प्रेशर से किसी गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करने से कुछ सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यही प्रेशर का कभी कभी कोई इफेक्ट दिखाई नहीं भी देता, बिकॉज अगर कोई सल्यूट सॉलिड है तो सॉलिड के ऊपर ज्यादातर प्रेशर का कोई काम नहीं होता। तो सॉलिड तो खुद अपने आप सॉल्वेंट के अंदर थोड़े समय बाद जो डिसॉल्व हो जाएगा, उसको प्रेशर की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 4 फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। Let us discuss the effect of these factor on solution of solid in gas। तो सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, मतलब जो सल्यूट है वो सॉलिड होना चाहिए और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे ये चारों के चारों फैक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो, किसी नमक को किसी पानी के अंदर डिसॉल्व करना है तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए ये चारों फैक्टर कैसे काम करेंगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो असी पहले दोनों पॉइंट पढ़े सी कि सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो कैसे करती है कि पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसा कोई सल्यूट है वो अपने जैसे किसी सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। तो मतलब जैसा कोई सल्यूट है
वो किसी खास अपने जैसे सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। पोलर पोलर के अंदर होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। अभी ये समझना है ये पोलर का क्या मतलब है और नॉन पोलर का क्या मतलब है। तो पोलर और नॉन पोलर का अर्थ है कि केमिस्ट्री में किसी केमिकल के केमिकल जो नेचर है ना, वो पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। जैसे कि असी डिस्कस करिए HCl मतलब एक H हाइड्रोजन और एक Cl क्लोराइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन और क्लोराइड का आपस में कोई बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड में से कोई एक एटम ज्यादा ताकतवर है, एक कम पावरफुल है। हाइड्रोजन कम पावरफुल है और क्लोराइड ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है ना। क्लोराइड का बड़ा एटम होता है, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम है। तो क्लोराइड का एटम क्या करेगा कि वो उसने जो बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन को अपने साथ जो जोड़ना है ना, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्लोराइड एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव का चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल गए, जैसे कह लो कि क्लोराइड की तरफ हो गए, तो हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक एटम तो पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव पॉजिटिव दो पोल बन गए, अभी उस सिचुएशन में इस एटम को या इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर पोलैरिटी आ गई उनके ऊपर, ठीक है ना। तो जो पोलर सॉल्यूट होते हैं उनको डिसॉल्व करना है तो पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, तो उनको सॉल्वेंट भी ऐसा चाहिए जिसके ऊपर ऐसी पोलैरिटी हो, ठीक है ना। तो नॉन पोलर क्या होगा, जैसे कि असी क्लोरीन गैस H2 गैस मान लो, H2 गैस एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ के जो मॉलिक्यूल बना H2 गैस, जहां N2 गैस, N2 मतलब नाइट्रोजन से मिलके बना, जहां Cl2 गैस क्लोरीन गैस, ठीक है ना। मतलब जब दोनों एटम का आपस में बॉन्ड बन के कोई मॉलिक्यूल बना है, तो दोनों एटम का पावर बराबर है, कोई एक एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं खींच पाएगा तो दोनों की तरफ नेगेटिव चार्ज भी बराबर रहेगा, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बराबर रहेगा। तो ऐसे केस में कोई पोल नहीं बना, नेगेटिव पॉजिटिव पोल नहीं बना, तो उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर। कोई केमिकल बन गया, नॉन पोलर सॉल्यूट भी हो सकता है, नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको असी इस तरह भी पढ़ लेने हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा है वैसे में ही डिसॉल्व होगा, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर को पोलर बेटा नॉन पोलर को दोबारा से समझो तो नॉन पोलर ऐसे किसी दो एटम के अंदर बनेगा जिनका आपस में मिलके ही कोई बॉन्ड बन के कोई केमिकल बना है। जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, तो Cl2 क्लोरीन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, तो ऐसे Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस, मतलब दोनों एटम सेम पावर वाले हैं, ठीक है ना। तो इस साइड भी नाइट्रोजन है, दूसरी साइड भी नाइट्रोजन है, तो दोनों एटम अभी पावर में बराबर है, तो किसी एक के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे तो दोनों के ऊपर कोई पोल नहीं बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कोई पोल नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब भी कोई बॉन्ड बनता है दो एटम के अंदर, तो एक ज्यादातर एक पावरफुल होता है एटम, एक कम पावरफुल होता है। जो पावरफुल एटम है वो कमजोर एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसके इलेक्ट्रॉन खिंच गए वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, तो वहीं पर पोल बन जाता है। लेकिन जब भी एटम जिनके अंदर बॉन्ड बनना है, अगर वो एटम सेम एटम हो, सेम पावर वाले एटम हो, तो कोई भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो उस केस में कोई पोल नहीं बना, नेगेटिव पॉजिटिव पोल नहीं बना, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये नॉन पोलर है, ठीक है ना, कोई नॉन पोलर केमिकल है। तो नॉन पोलर कोई केमिकल सॉल्यूट भी हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो आया समझ बेटा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज करने से साडे दिमाग 'ਚ कंसैप्ट बैठा होएगा कि असी किसी चीनी नूं पानी के अंदर डिजोल्व करना है चाह बनाने लई, ते असी की देखते हैं कि ठंडे पानी 'ਚ चीनी मिला दीए, चाहे अही कोई शिकंजवी ही बनानी है, ठंडे पानी 'ਚ चीनी मिला दीए तो एक तो वो थोड़ा देरी नाल डिजोल्व होंदी है। थोड़ा सा अगर पानी गर्म कर लिया जाए तो उससे चीनी मिलाने की कोशिश करिए तो चीनी जल्दी भी डिजोल्व होंदी है, थोड़ी ज्यादा भी डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करना साडे दिमाग 'ਚ कंसैप्ट है कि हर कैमिकल ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन हर बार ये सच नहीं है। कुछ कैमिकल इस तरह के है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने दे नाल उन्हां की जो सॉल्युबिलिटी है वो घट भी जाती है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर असी देखते हैं इसनूं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जदों कोई सल्यूट सॉलिड फॉर्म 'ਚ होएगा तो उसका टेम्परेचर दे नाल की इफेक्ट पड़ेगा, इसनूं सुनना। एंथैल्पी चेंज इन सॉल्यूशन इज डिनोटेड एज डेल्टा एच सॉल्यूशन। अभी ये क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी, ओके, एनर्जी। एंथैल्पी चेंज का मतलब कि मान लो कि कोई असी पानी का गिलास लिया, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਚਲੋ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਟ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਟੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਥੋੜਾ सा इस तरह करो कि हल्का सा मामूली सा गर्म हो जाता है। तो मतलब कुछ कैमिकल इस तरह के मिक्स होने तो बाद हीट छोड़ते हैं, ठीक है ना। उन्होंने मिक्स करने वेले हीट निकलती है। ਜਾਂ इस तरह की एग्जाम्पल लो, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੂਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੂਨਾ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚੂਨਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, तो जो चूने ਨੂੰ मिक्स किया उस वेले उसका टेम्परेचर की हो गया, ये दोनों का अगर असी माइनस करिए टेम्परेचर का तो उसनों असी बोल देने एंथैल्पी चेंज। जिन्नी एनर्जी चेंज होगी, कोई चीज़ घट भी सकती है, एनर्जी इत्थे वध भी सकती है, घट गई या वध गई, उसनों असी एंथैल्पी चेंज बोल देने, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कोई कैमिकल पानी के अंदर मिलाने सार वो चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की है NaOH। NaOH क्या है, जो असी साबुन बनाना हुंदा ते ये छोटे छोटे चिप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड दे आंदे आ, जो असी उसनूं पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो पानी चिल्ड हो जाता, ठंडा हो जाता, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी के टेम्परेचर नू लो कर रहा है और चूना का पत्थर जो है वो पानी नू इनक्रीज कर रहा है। तो असी ये देखना भी पानी का शुरू तो टेम्परेचर की सीगा, कोई कैमिकल मिलान तो बाद उहदा टेम्परेचर वध गया होए जां घट गया होए, जो भी चेंज आया होवे उसनूं असी बोल देने एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन के अंदर डिनोटेड एज डेल्टा एच सॉल्यूशन। डेल्टा वर्ड जिथे भी लिखा है इसका मतलब है चेंज, दो क्वांटिटी का चेंज कितना हुआ। डेल्टा एच का मतलब है हीट, ठीक है ना। तो डेल्टा एच मतलब हीट का कितना चेंज हुआ, उसको असी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बोल देना है, क्योंकि इसका काम आगे जाके बहुत आएगा, इसलिए इसको समझा रहा हूं आपको कि डेल्टा एच सॉल्यूशन जो हीट चेंज सॉल्यूशन का होना, केमिकल मिक्स करने से नेगेटिव हीट चेंज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चिल्ड भी हो सकता है कोई सॉल्यूशन और हॉट भी हो सकता है। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ द डिसोल्यूशन, ये वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन का अगर डिक्शनरी में वर्ड का मतलब देखो तो वैसे कोर्ट में, हाई कोर्ट में डिसोल्यूशन का मतलब वो लेते हैं कि किसी मैरिज का एंड होना, तलाक होना, ठीक है ना। तो उस वेले असी इसका वर्ड तुहानू डिक्शनरी च ये मिलेगा, लेकिन असी केमिस्ट्री के अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो डिसोल्यूशन का अर्थ है
किसी सल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में मिक्स होना, ठीक है ना, सल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्स होके सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को ਅਸੀਂ बोल रहे हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अभी वर्ड एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब टेम्परेचर ना रिलेटेड वर्ड है, तो एंडो का मतलब हीट देना, एंडो का मतलब देना, ठीक है ना। अगर यहां पर होता है EXO एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट निकलना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं कि जिनको जब मिक्स किया जाए सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, तो कई बार टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। जहां से कह लो कि उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए सानू बाहर तो फिर एनर्जी देनी पैंदी है, ठीक है ना, बाहर तो ऊर्जा देनी पैंदी है, हीट देनी पैंदी है ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो जाए। जो बाहर तो एनर्जी देनी पैंदी है, कुछ रिएक्शन ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ एनर्जी देनी पैंदी है, उस वेले ਅਸੀਂ उस प्रोसेस ਨੂੰ बोल ਦਿੰਦੇ ਆ एंडोथर्मिक प्रोसेस। पर ਜਦੋਂ कोई रिएक्शन होने तो बाद एनर्जी अपने आप निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, तो इत्थे वर्ड EXO एक्सो, फिर ਅਸੀਂ बोलांगे एक्सो थर्मिक, फिर वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, हीट का निकलना, एंडोथर्मिक हीट खुद से हमने देना, एनर्जी दी है, ठीक है ना। इत्थे साडा लॉस होएगा बिकॉज सानू कोई ना कोई बालन यूज करना पेगा उस रिएक्शन ਨੂੰ कराने ਲਈ, बट एक्सो वाले की होंगे, उत्थे सानू कोई एनर्जी यूज नहीं करना पेगा, कोई फ्यूल यूज नहीं करना पेगा, वो अपने आप एनर्जी सानू देंगे। ओके, तो इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसको बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना, ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसको बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उस वेले ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी देंगे उतनी ज्यादा सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब जिन्हां सोल्यूशन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲबिलिटी ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर दैन 0, मतलब कि उस वेले सोल्यूशन की जो एनर्जी है ना, जिस तो ਅਸੀਂ खुद एनर्जी दी है, तो वो सोल्यूशन थोड़ा हीट अप हो जाएगा, अपने आप वो गर्म होएगा, तो उसका जो एनर्जी है चेंज ज्यादा रहेगा, जीरो से कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहेगा, जीरो तो वैल्यू कुछ ना कुछ उसकी ज्यादा ही रहेगी जो ਅਸੀਂ खुद से एनर्जी दी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अभी एक्सो आ गया, एक्सो मतलब कि कोई सोल्यूशन सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा तो एनर्जी अपने आप थोड़ी सी निकली, बहुत ज्यादा तो नहीं निकलती, लेकिन हल्का सा उसने उसको वार्म कर दिया, गर्म कर दिया। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, उस वेले ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ कि जीरो तो कोई ना कोई वैल्यू ज्यादा होएगी इस सोल्यूशन नालों। द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जो सोल्यूशन प्रिपेयर होने में एक्सोथर्मिक हो, थोड़ा सा अपने आप को खुद गर्म करते हो, एनर्जी निकालते हो, तो ऐसे में क्या होएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है शुड डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम टेम्परेचर देने की कोशिश करें, जो खुद से टेम्परेचर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं, अगर उन्होंने ਅਸੀਂ खुद से टेम्परेचर देने की कोशिश करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी सॉल्यूशन की जो मिक्स करने के बाद थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं, थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो एक्सोथर्मिक होते हैं उनको अगर हम टेम्परेचर दे देंगे बाहर से, तो टेम्परेचर राइज करने से उनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। आगे जाके हेनरी लॉ में इस वर्ड को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सॉलिड की ਅਸੀਂ जनरली गल ये कह सकते हैं सारा पढ़ने तो बाद कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, किसी सॉलिड सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो सॉलिड हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने नाल अपनी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज ही करेंगे, ज्यादातर सॉलिड ज्यादा मिक्स हो जाएंगे उस सॉल्वेंट के अंदर जब भी हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। लेकिन
सोडियम क्लोराइड solubility is not much affected by increase of temperature। तो ये एक्सेप्शन है कि सोडियम क्लोराइड में देखा है कि उसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जब भी हम टेंपरेचर इंक्रीज करके पानी ਨੂੰ गर्म करके ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ सोडियम क्लोराइड ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड जिन्ना रूम टेंपरेचर वाला पानी है जिन्ना उसके अंदर घुल जाएगा। एक चम्मच घोलिया घुल गया, दूसरा चम्मच घोलिया घुल गया, तीसरा चम्मच घोलिया अद्धा घुल गया, अद्धा नीचे बैठ गया, चौथा चम्मच असीं पाया तो सारे का सारा पानी के नीचे बैठ गया। मतलब कि एक समा अजिहा आया कि उस एक गिलास पानी के विच सोडियम क्लोराइड और नहीं घुल पा रहा, वो सोल्यूशन हो गया सैचुरेटेड। तो फिर असं सोचिए कि इसनों थोड़ा गर्म कर लेने हैं, तो गर्म करने तो बाद भी उसकी सोल्युबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जो नीचे बैठा हुआ सोडियम क्लोराइड है वो घुल जाए, उसके अंदर नहीं घुल रहा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो सोल्युबिलिटी है वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं हो रही इंक्रीज इन टेम्परेचर में। इस बात को अभी आगे इस ग्राफ में डिटेल में करते हैं। असी की किया, एक ग्राफ लिया, असी कुछ केमिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिहड़े असीं बार बार कह रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो वो कुछ केमिकल जिहड़े असीं इत्थे डिस्कस करांगे। ग्राफ लिया, एक साइड ते असीं वधाता सोल्युबिलिटी, ऊपर नूं जांदे होए सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब केमिकल ज्यादा घुल रहा है। इत्थे 50 पॉइंट केमिकल दे घुल रहे हैं, उसके 100 पार्ट घुल रहे हैं, 150 पार्ट घुल रहे हैं। जिन्ना असीं ऊपर नूं जाने असीं कह रहे हैं ग्राफ ऊपर नूं जांदे होए सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इस ग्राफ जीरो से दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इधर को इंक्रीज करेगा और सोल्युबिलिटी ऊपर को इंक्रीज करेगी। मतलब कोई केमिकल अगर 20 तक उसका टेम्परेचर 20 कर दिए तो वो हो सकता है 50 तक सोल्युबिलिटी हो जाए, तो वो हो सकता है यहाँ ऊपर जाके 100 तक सोल्युबिलिटी हो जाए, तो 20 में हो सकता है वो 250 तक भी सोल्युबिलिटी हो सकती है। अभी स्टडी करना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी का ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। तो देखते हैं जी, ये कुछ 3 लाइन आई। इन 3 लाइनों में असी की देख रहे हैं कि 2 रेड लाइन है। एक रेड लाइन तो बिल्कुल नीचे वाली लाइन दे बिल्कुल पैरेलल ही है, ज्यादा ऊपर नूं नहीं उठी, क्योंकि ग्राफ हमेशा इस तरह उठते हैं। इथों जीरो तो इधर डायरैक्ट ऊपर नूं जाने चाहिए सीगे। तो ऊपर नूं जाते हुए असीं कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इधरों सोल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, तो ग्राफ ऊपर नूं उठ गया। लेकिन क्या हुआ कि ये जिहड़ी लाइन है ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि देखो इधर नूं टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा लेकिन ये लाइन ऊपर नूं नहीं उठ रही, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी नहीं बढ़ रही। टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਦੇ नाल इस लाइन की सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। जो ये थोड़ी सी ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है तुहानूं, ये भी इसकी तरह ही है कि ये भी पैरेलल बिल्कुल पैरेलल है इसके कि टेम्परेचर तो इधर नूं इंक्रीज हो रहा, 20 तो 40 हो गया लेकिन सोल्युबिलिटी 50 है, 60 हो गया टेम्परेचर सोल्युबिलिटी 50 है, 80 टेम्परेचर हो गया सोल्युबिलिटी 50, 100 हो गया टेम्परेचर सोल्युबिलिटी 50 है, क्योंकि सोल्युबिलिटी ये 50 के नाल ही टच कर रही है। ओके, तो अभी ये वाली लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज हो गया तो ये 50 के नियर अबाउट इसका सोल्युबिलिटी है, 40 हो गया, 50 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, 60 टेम्परेचर बढ़ाने तो बाद 50 तो थोड़ा सा ऊपर चलेगी लाइन, 80 तो बाद थोड़ी सी और चलेगी। ठीक है ना, इस तरीके नाल असीं ग्राफ नूं देखना है। ये किहड़े-किहड़े केमिकल इस तरह करते हैं बिहेव। तो दैट वन इज कि जिहड़ा बिल्कुल चेंज नहीं सी आ रहा बेटा वो सीगा सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड असीं पहलां भी स्टडी कर चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड 'च कोई फर्क नहीं पैंदा, टेम्परेचर दे ਵਧਣ ਦੇ नाल कोई सोल्युबिलिटी नहीं ਵਧਦੀ। ठीक है ना, ये गल झूठ है। अगर जां कोई कहंदा तुहानूं कि टेम्परेचर पानी गर्म करन दे नाल नमक मिला के देखो ज्यादा घुलेगा तो वो गलत बोल रहा है। बिकॉज असीं ग्राफ दे नाल स्टडी कर चुके हैं जां एक इसनूं प्रैक्टिकली पहलां प्रूव कर लिया सी कि सोडियम क्लोराइड टेम्परेचर इंक्रीज करन दे नाल नहीं बढ़ रहा। इसे करके तो असीं ग्राफ 'च इसनूं इत्थे रखिया बिल्कुल बराबर। तो सोडियम क्लोराइड वर्गा कुछ और केमिकल है सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम का ब्रोमाइड हो चाहे सोडियम का क्लोराइड हो, ये सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहे। अगर असीं पोटाशियम क्लोराइड देखिए, पोटाशियम क्लोराइड तो ये थोड़ा सा सोल्युबिलिटी वधदी आ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ बहुत थोड़ी जी सोल्युबिलिटी वधदी है। कुछ होर केमिकल देखते हैं असीं, ये 3 लाइनां हो रही। देखो इत्थे ए वाली लाइन तक कितनी ज्यादा ऊपर वाल नूं ग्राफ बढ़िया, मतलब ये अजिहा केमिकल होएगा जिहड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ सोल्युबिलिटी कितनी ऊपर चल गई। टेम्परेचर 40 ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ सोल्युबिलिटी कितनी ज्यादा ऊपर बढ़ गई,
60 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, 80 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, 100 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹ 250 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ? पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो पोटाशियम नाइट्रेट एक अजिहा कैमिकल है जिसकी टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂबिलिटी किसी सॉल्वेंट के अंदर बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये टैंपरेचर जिन्ना जिन्ना ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ पोटाशियम नाइट्रेट उस किसी सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा तो ज्यादा डिजोल्व होता रहेगा। तो इस तो नीचे आंदा आ सोडियम नाइट्रेट, मतलब जो नाइट्रेट वाले सोल्यूशन है, चाहे पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट तो नो डाउट सबसे ऊपर रहेगा, सोडियम नाइट्रेट जो है उस तो नीचे रहेगा थोड़ा सा पोटाशियम नाइट्रेट। ये भी टैंपरेचर बढ़ाने के नाल काफी सारी सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन पोटाशियम का ब्रोमाइड उसके केस च भी काफी सारी वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एज कंपैरिजन टू नाइट्रेट वाले सोल्यूशन। बट असी ये देखते हैं कि ਜਿਹੜੇ सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। पोटाशियम क्लोराइड ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पोटाशियम ब्रोमाइड ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ, ठीक है ना। लेकिन सब तो टॉप ਤੇ चल गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ पोटाशियम नाइट्रेट। कुछ और देखते हैं कि कुछ और कैमिकल भी है, ये तो सारे वो देख रहे हैं भी ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਲੂबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਲੂबिलिटी बहुत इंक्रीज हो रही है। ये कुछ अजिहे कैमिकल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ये एक ब्लू डार्क ब्लू लाइन है और ये देखो की हो रहा है कि ये पहला टेम्परेचर बढ़ाने नाल थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब 20 से आगे जाके इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी आ गई, ये 50 से ऊपर है, 100 से नीचे है, ठीक है ना। लेकिन अभी और टेम्परेचर 25-30 के बीच टेम्परेचर शायद रहा होगा, तो इतनी सॉल्युबिलिटी है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज करने के बाद क्या देख लें, ये ग्राफ नीचे को आ गया, तो मतलब ये सॉल्युबिलिटी ऊपर को जानी चाहिए थी, ये सॉल्युबिलिटी नीचे को आनी शुरू होगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन ये सॉल्युबिलिटी नीचे को आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी नीचे को आ रही है इंक्रीज। तो मतलब कुछ थोड़े टेम्परेचर कुछ समय तक तो ये असीं देखते हैं सॉल्युबिलिटी 30 डिग्री सेल्सियस तक टैंपरेचर दे राइज के पहला तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी है, उस तो बाद टैंपरेचर इंक्रीज करने तो बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी करन लग जाती है। तो वो कैमिकल है सल्फेट वाला कैमिकल Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। तो ये कुछ अजिहे कैमिकल भी होंगे आ जिन्हां दी सॉल्युबिलिटी टैंपरेचर दे वधन नाल पहला तो इंक्रीज कर दिया, पर होर टैंपरेचर इंक्रीज करने नाल सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये सारा ग्राफ तो असी ये सीखिया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। असी सॉलिड इन लिक्विड ही स्टडी कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर लास्ट इफेक्ट रह गया साडा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की कह रहा, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा उस केस में जब सॉलिड सल्यूट हो, ठीक है ना, सॉलिड सल्यूट हो, उसको लिक्विड में डिसॉल्व करना हो। ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? दिस इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू गैसेस। क्योंकि ये कोई गैसा की गल नहीं कर रहे, अगर कुछ गैस की गल की जाती होंगी तो प्रेशर का इफेक्ट होना सी, लेकिन किसी सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने में कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो बेटा आज का टॉपिक असी सॉल्युबिलिटी का इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, लेकिन ये करेंगे कल मॉर्निंग 5 बजे, क्योंकि आज शाम को 5 बजे आपका एक टेस्ट होना है, गूगल फॉर्म का टेस्ट होएगा। और उस गूगल फॉर्म के अंदर पिछले जितने भी वीडियो है उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उन्हें सारे क्वेश्चन तो असी गूगल फॉर्म एक बनाया। तो देखते हैं किस किस ने उस वीडियो नूं ध्यान नाल सुनिया, पिछले टॉपिक अपने कंप्लीट कर लो। तो असी शाम नूं 1 घंटे दे लई गूगल फॉर्म ऑन करांगे 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ तक। तो 6 ਵਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਹੀ करना है, लेकिन टिक भी वही कर सकेगा जिस बच्चे ने वो सारे वीडियो के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ है पिछले वीडियो के स्टडी करे हैं, ठीक है ना। तो इस ये ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट इस करके ले रहे हैं ताकि ये ना होवे कि मैं अगे अगे पढ़ाई जावां, पिछला ਤੁਸੀਂ ध्यान नाल देखो ना, तो उसनों भी दिमाग च रखो। बिकॉज नैक्सट टॉपिक ਜਿਹੜੇ आणगे हैनरी ला ਜਾਂ अगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वो टिपिकल टॉपिक आएंगे, वो इस समझ तां ही आएंगे जे साडे पिछले टॉपिक क्लीयर है।
तो पिछला रिवाइज करने ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ का जो ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੱਲ के सी ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ कर लेना। बाकी पिछले वीडियो के अंदर जो भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है उनको देखना। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। बंद करते हैं असि अज दा टॉपिक। ओके बेटा, बाय।